एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की पैनल डिस्कशन ऑन एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है द राइजिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट विथ एस्टोनिया वन। जैसे मैंने आप सबको थोड़ा सा ब्रीफ किया, इट्स ऑल अबाउट दैट। और आज मेरे साथ हैं तीन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। लेट मी वेलकम देम। आप सब भी क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम कर सकते हैं। मेरे साथ है देहरादून से दीपक रावत साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाय थैंक यू। प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं, आईआईटी का एलुमनी हैं, और मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका डायरेक्ट सेलिंग में रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया, सो यू कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। सो वेलकम टू दिस पैनल। थैंक यू। हमारे साथ पुणे से कदम जी हैं, इंद्रजीत कदम। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बिजनेसमैन हैं और खुद के ऑर्गेनाइजेशन है, खुद के बिजनेस रन करते हैं, डेडिकेटेड एक एंटरप्रेन्योर हैं। और पिछले 7-8 सालों से आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं। सो ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग दोनों का बहुत मिक्स्ड अनुभव है आपका। और आपने यहाँ में भी बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। एंड द थर्ड पर्सन इन द पैनल, विवेक जी, पुणे से अगेन, विवेक सिंह सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, थैंक यू। अभी डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाने से पहले आपने बहुत सारे प्रोफेशनल काम किए हैं। आपका भी ट्रेडिशनल मार्केट का अनुभव रहा, आज भी कनेक्टेड है आप उनके साथ। और आई थिंक 8-10 साल में आपने बहुत अच्छा टीम, बिजनेस वॉल्यूम, टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग को दिया है। तो वी हैव ए पैनल ऑफ वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल जिन्होंने डेडिकेटली डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा खासा टाइम दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड लेट्स स्टार्ट। आज का पूरा सेशन में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप सबके साथ इंटरेक्ट करूंगा। और पहला सवाल मैं दीपक सर आपसे पूछना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए, दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। हमने कोविड देखा है, हमने इंडिया में इस पैंडेमिक को देखा है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन देखा है, डीमोनेटाइजेशन देखा है। यानी जो ग्लोबल और वर्ल्ड और इंडिया का जो इकोनॉमी है, उड़ते गिरते, इस हालत को हमने देखा है। इस टाइम में जो चैलेंज है, मुझे मुझे लगता है इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का इनकम और लोगों का जो एक्सपेंडिचर है, उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एक चैलेंजिंग लाइफ में हम लोग है, मोस्टली द मिडिल क्लास पीपल। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग को आप किस नजर से देखते हैं? थैंक यू स्वागत जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका थोड़ा सा मेरे को पता है कि ऑडियंस का अगर अलर्ट मोड में है तो उनको ढंग से समझ में आएगी बात कि डायरेक्ट सेलिंग का बेसिकली जो पर्पज है वो पर्पज ये है कि क्या हम अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज यूनिक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द पीपल, बिकॉज इसमें मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटीज है। ग्लोबली और इंडियन कंटेक्स्ट में इकोनॉमी की अगर आप देखें तो एक बड़ा सिंपल सी चीज समझ में आनी चाहिए कि लोगों को सर्व करने के लिए इंसान के ऊपर टेक्नोलॉजी हावी हो गई है ना। ये बातें की जा रही है कि भाई मैं लॉ के ऊपर तो मेरा बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि लॉ के केसेस में 95% ऐसे चीजें होती हैं जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता वाह। है। तो जब आप 95% केसेस में सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो कैन यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ लॉ प्रोफेशन। ट्रू। नंबर वन। नंबर टू, कुछ प्रोफेशन को हम बड़ा प्रोफेशन बोलते हैं, वी एग्री, आज भी हैं। अब जो कंसल्टेंसी का है या डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, क्यों समय के साथ हमारी आबादी तो बढ़ रही है, इंसान की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर के प्रोफेशन में, मैं अगेन एक डेटा बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकता है 2-4-5%। 95% केसेस में जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो वो जो पूछता है डॉक्टर के पास, पेट दर्द हो रहा है, ये है, बुखार आ रहा है, क्वेश्चंस दे आर सेम।
हम्म। तो ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी एक डॉक्टर को रिप्लेस कर सकती है, और इसके लिए कंज्यूमर को अपना टाइम और पैसा लगाने के बाद वहां जाना नहीं पड़ सकता। और ठीक है। एक क्योंकि डॉक्टर का बड़ा अच्छा प्रोफेशन होता है, उसमें वो 8 10 साल 15 साल लगाता है, तो उसके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है जब वो पढ़ता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, सेकंड ईयर एमबीबीएस, थर्ड ईयर एमबीबीएस, सो ऑन। इसी तरह से कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है। जिस तरह से हम एक यंग बच्चे को, जो डॉक्टर का एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है, वो 4 साल 5 साल रहेगा, तो एंड ऑफ द डे होगा क्या कि जब पेशेंट आएगा तो वो ऑनलाइन हो सकता है। मेरा इस कहने का पर्पज ये है, इस समय के साथ चीजें में बदलाव आया है। डायरेक्ट सेलिंग का एडवांटेज और पोटेंशियल बड़ा क्यों है? क्योंकि ये कस्टमाइज है। इसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम नहीं कर सकते, नेवर 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 एवर। तो तो आप ये बताओ कि अगर कोई ऐसा काम आज हम कर रहे हैं जिसको भविष्य में सॉफ्टवेयर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर्स रिप्लेस कर सकता है, दैट मीन्स उसके ऊपर डेंजर है। तो पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग का, चाहे इंडियन कंटेक्स में देखें आप, चाहे ग्लोबल कंटेक्स में देखें, तो उसका पोटेंशियल और बढ़ना है, क्योंकि हम पर्सन टू पर्सन सोल्यूशन देते हैं। हमारा जो सोल्यूशन पैटर्न है वो कंप्यूटराइज हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि मैं बहुत लंबा समय हो गया इस फील्ड को छोड़े हुए, लेकिन बेसिक चीज बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज बात आती है, क्योंकि जो मैकेनाइजेशन है, ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली किसको रिप्लेस करेगी? ये उन सभी इंसान को रिप्लेस करेगी जहां पे काम करने का एक सेट पैटर्न है। राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में, पर्टिकुलरली जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं, 30 साल पहले ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक कार को बनाने के लिए जितने लोग चाहिए थे, आज अगर 100 लोग चाहिए थे तो 5 से काम चल जा रहा है। क्योंकि एक सेट पैटर्न है, पेंटिंग करनी है, उसके ऊपर टायर लगा, जो भी है उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो एक पहलू ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली भी बड़ा क्यों होगा। दूसरा पार्ट बात करते हैं। इसके अलावा हुआ क्या है कि एक आम आदमी की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ट्रू। नहीं, ऑब्वियसली मेरे को आज भी ध्यान है, 9 10 11 9 10 नॉट 11 12, तो जो हमारे टाइम में बच्चों का होता था, वो साइकिल हो जाए। आज के 9 10 बच्चे का जो एक्सपेक्टेशन है, उसको मोबाइल एप्पल का चाहिए, बाइक। साइकिल तो छोड़ दो उसको, साइकिल तो फिर वो 35 50 हजार वाली चाहता है। हमारे टाइम में तो जो मैंने पहली साइकिल मेरे को मिली थी बहुत फॉलो अप के बाद, वो आज भी मेरे को पता है, एवन रेड कलर की थी और उसकी कीमत थी 330 रुपए। कंडीशन वॉज, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आएगी तो मिलेगी। ट्रू। ऐसा ही आप होता उसको हिसाब से आज लेके चलो। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई 9 10 बच्चे की कि बाइक होनी चाहिए, वो कम्यूटिंग बाइक नहीं होनी चाहिए, 2 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। और उनके दिमाग में ये है, मेरा हो सकता है वीडियो सही नहीं आ रहा हो क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, एक होटल के अंदर हूँ। है। इस क्लियर। क्लियर है सर। और उनको लगता है कि मोबाइल कौन सा होना चाहिए, एप्पल का। एक्सपेक्टेंसी ऊपर के लेवल पे है, बट ग्राउंड रियलिटीज में क्या है कि दे ऑल आर फाइंडिंग सोल्यूशन। कि जो हमारा ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है कि हम जॉब में जाएंगे, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, वो ओनर के लिए तो फेवरेबल है। अगर मैं एक कंपनी चलाता हूँ हम्म। तो मेरे को लगता है कि भाई 100 लोगों में से 90 लोगों का काम अगर टेक्नोलॉजी कर सकती है तो मैं टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा। ट्रू। बट एट द सेम टाइम हमारे जो देश के लिए या दुनिया के लिए जहां पे हमारी आबादी बढ़ रही है, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। तो मेरा एक चीज मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बट क्या ऐसा हो सकता है
लोग इस प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनली ले। अगर ले लिया तो फिर वो टेक्नोलॉजी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। वो तो स्वागत जी। जी, प्लीज कंटिन्यू। मेरी बात खत्म हो गई, मैं टाइम के ओके। हिसाब से चल। ओके ओवर टू सर। यू। सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया यहाँ पे, जिसके बारे में शायद हम लोगों ने ज़्यादा कभी सोचा नहीं है। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाल ही में हमने देखा ऑटो ड्राइविंग कार्स भी आ रही है, तो जॉब का सिक्योरिटी इज एट रिस्क। तो इसमें एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव डायरेक्ट सेलिंग उभर के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इनपुट दीपक सर। अगला सवाल विवेक सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछले 25 सालों में कहीं ना कहीं मेरा मानना है, और जिस तरह से हम सब ने भी देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में स्ट्रगल तो की है। वी हैड बीन स्ट्रगलिंग। बहुत सारे कंपनी, इन जनरल हम बिजनेस को देखते हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बट ड्रास्टिकल फॉल, फिर वो वैनिश हो जाना, वी हैव विटनेस्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? सर, आपने आज के टाइम का ये बहुत ही जो करंट सिनेरियो हो उसमें जो सबसे पेन एरिया है वो आपने क्वेश्चन को रेज किया हुआ है। इसमें मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ दो पहलू है। एक मैनेजमेंट का पार्ट और दूसरा जो हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। राइट। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आज एमएनसी कंपनी को अगर हम छोड़ दें, राइट, हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यानी कंपनी की अगर बात करें तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारी की सारी इंडियन कंपनी के ही ऊपर है। आज किसी भी ट्रू। एमएनसी कंपनी के ना तो एजुकेशन सिस्टम पे कोई क्वेश्चन है ना तो उन कंपनी के ऊपर। इवन हम अगर उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं किसी एमएनसी कंपनी को तो हम एक बोलते हैं ना कि हम क्लीन हो जाते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी तरह का कोई करप्शन भी लगा हुआ है, चार्ज अगर लगा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडियन कंपनी का, तो अगर जैसे ही हम किसी एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पहले से मार्केट का माइंडसेट है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं होती, यहाँ पे तो कुछ मतलब ये जो बंदा जा रहा है ये पहले 10 साल घिसने वाला है, उसके बाद उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। राइट। लेकिन राइट। दूसरा पहलू जो मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में भी आज हम जरूर एक बार क्लोजली अगर हम मॉनिटर करें तो ये देखें कि जितनी भी इंडियन कंपनी है, क्या सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस, थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो वुड बी नाइस। अ, अदरवाइज ओके। ओके। राइट, थैंक यू। तो पहले तो जितनी भी इंडियन कंपनी है एक बार हम उनके अगर मैनेजमेंट को अगर क्लोजली हम मॉनिटर करें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे है। यहाँ पे अगर कमी दिख रही है, मैं जिस एंगल से देखता हूँ विल पावर की कमी है। साथ ही साथ हिंदी में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राइट। यानी कि कोई अगर लीडर आता है, बड़ा लीडर जो सो कॉल्ड, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा ये सब ट्रेंड चल रहा है, तो सारे नियम कानून उस मैनेजमेंट के बदल जाते हैं। तो फिर वो जो नया आज एक फ्रेशर जो स्टार्टअप कर रहा है उसकी क्या गलती है? सारे जो कार्डिनल रूल्स, सारे जो नियम कानून है क्यों एक फ्रेशर के ऊपर आने चाहिए? क्यों एक जब बड़ा लीडर आता है तो उसको बहुत सारे उसको एडिशनल, हमको जो एडवांटेज हम बोलते हैं जिसको हम पैसे की भी बात कर सकते हैं और बहुत सारे, मैं बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, सारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलर ही है, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। राइट। लेकिन अब दूसरा ये हो गया मैनेजमेंट का। दूसरा, मैनेजमेंट में कई सारी कंपनी ये दावा तो करती है कि हम तो अभी इतने साल में ग्लोबली हम जाने वाले हैं, अलग अलग कंट्री में हम जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने आप को वो दिखाने के लिए वो किया भी है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है ये हम सब जानते हैं। राइट। तो अगर आपका विजन स्ट्रांग नहीं है, विजन अगर बहुत बड़ा नहीं है, तो आप अगर 10-20 करोड़ के टर्नओवर में ही अगर आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर आके और वो कैसे 10 लाख 20 लाख और करोड़ की इनकम की बात कर सकता है जब मैनेजमेंट का ही उस लेवल का विजन नहीं है? ये हो गया मैनेजमेंट का पार्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट हम ले लें, जो हम जैसे लोग जो एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, आजकल ये सारी चीजें बहुत जोर शोर से चल रही है। हम किसी कंपनी को जब क्विट करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो बकायदा मतलब रेट डिसाइड किए जाते हैं, निगोशिएट किए जाते हैं। राइट। अच्छा, ट्रू। उस
पर्टिकुलर अगर जिस कंपनी में जा रहे हैं, आज उस कंपनी को जरूरत है लीडर्स की, तो वो किसी भी तरह की कंडीशन को वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन वही 6 महीने 1 साल के बाद आपके द्वारा गई हुई टीम में से कुछ लोगों को पिक करता है, और बाद में आपके साथ जो भी डील हुई है उसको जब वो डिनाई करता है, तो फिर हम वहां पे वापस। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं? सोशल मीडिया के ऊपर, राइट? तो आप किसी भी, चाहे मैं बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगा, हम एमवे की बात कर ले, हर्बल लाइफ की बात कर ले, ओरिफ्लेम की बात करें, डीएक्सन की, जितनी भी एमएनसी कंपनी है, किसी भी सिंगल कंपनी का जो शोर शराबा सोशल मीडिया पे आपको ना तो किसी लीडर का देखने को मिलेगा, ना कंपनी के थ्रू देखने को मिलेगा। जितनी ये सारी चीजें हो रही है हाइपर, मैं बोल सकता हूं कि मार्केटिंग या लोगों को एक तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं बेहतर, मैं नंबर वन, मैं बहुत बड़ा, मैं नंबर वन कंपनी हूं, ये सारी जो चीजें चल रही है, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, यानी जो नेगेटिविटी, आपने शुरू में बोला कि नेगेटिविटी जो मार्केट में है, रीजन यही है। सपोज मुझे आज मेरी टीम में बहुत सारे फ्रेशर आए हैं और मुझे ब्लाइंडली अगर वो फॉलो कर रहे हैं, कल मेरे दिमाग में किसी तरह की कोई चीज आई और मैंने कुछ चेंज करने का डिसीजन लिया, तो सबसे पहले मेरा अनाउंसमेंट कहाँ पे आता है? सोशल मीडिया पे सोशल आता मीडिया है। पे। जो इंसान को मैंने, जिन फ्रेशर को मैंने कार्डिनल रूल से लेके, बेसिक से लेके, 9 कोर स्टेप से लेके, बहुत सारे इसके जो बेसिक फंडामेंटल है, मैं हमने दुनिया भर के नियम कानून की बात करी थी। आज वही जब देखता है कि ये बंदा अभी इस कंपनी में था और इतनी सारी चीजें प्रमोशन कर रहा था, अब या दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया तो इसकी बुराई कर रहा है, वो उस प्लेटफॉर्म की यूएसपी की बात नहीं कर रहा है, प्रीवियस प्लेटफॉर्म की ज्यादातर वो क्या बात कर रहा है? नेगेटिविटी की नेगेटिव। बात कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसके ऊपर मैं खुद बता रहा हूँ, जिन लोगों को भी मैं फॉलो करता था, तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस में बहुत देखता था, मुझे लगता था इसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ बिजनेस आता होगा। और जो लोग मुझे जानते होंगे, मैंने बहुत तकरीबन तकरीबन 60-70% मैंने सोशल मीडिया का प्रमोशन मैंने कम कर दिया है। बहुत छोटी मोटी कुछ चीजें, और धीरे धीरे मैं इसको कम ही करते जाने वाला हूँ। क्योंकि एक बात, जैसे एक्सपीरियंस जो होता है, एक बात पूरी तरह से अब क्लियर है कि जब तक आप ग्राउंड पे उतर के लोगों के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं बनाएंगे, अच्छे अगर आप स्ट्रेटेजिक जो आपका प्लान है, एक्शन प्लान है, उसको लेके अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो ये सोशल मीडिया करने से, आज इस कंपनी के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, कल वहां पे जाऊंगा तो उस कंपनी के बारे में बोलूंगा, राइट? तो ये करने से उल्टा इन सब चीजों से मार्केट में और ज्यादा नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिव मैसेज तो नहीं जा रहा है, राइट? तो ट्रू। अगर 25 साल हो गए, 25 साल मतलब आप सोचिए, तकरीबन तकरीबन हम एक जनरेशन को, एक क्या, लगभग हम 2 जनरेशन के करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम डायरेक्ट सेलिंग के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट? ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस इंडस्ट्री को लेके, राइट? तो जरूर हम जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट शुरुआत तो जरूर यहाँ से हो चुकी है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, राइट? तो ऐसे करके एक एक दो दो लोगों से ही, और जब सक्सेस जब होंगे, मार्केट आपके बारे में जब बोलना शुरू करेगा, तब लोग इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करेंगे। हम ही हमारे बारे में सब कुछ बोलते जा रहे हैं, जिसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, उल्टा हमारे बारे में वो और क्वेश्चन कर रहा है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि हम सक्सेस को शोर मचाने दें, ना कि हम खुद शोर मचाए जाके सोशल मीडिया पे। यस सर, बैक टू यू। थैंक यू सो मच। एक चीज मुझे लगा, मैं शेयर करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया जिस पे आज मुझे लगता है हम सब लोग कनेक्टेड है समहाउ। तो इट्स ए ह्यूज मतलब बास्केट ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसी को नहीं पता कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है कौन सा गलत है। तो जाने अनजाने राइट। पीपल आर ट्रैप्ड, मुझे लगता है। सो आपने सही कहा कि हमें जितना हो सके इनसे दूर रहे, या फिर वन टू वन जो कनेक्शन होता है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। थैंक यू सो राइट। मच फॉर दैट इनपुट। यस, वेलकम सर। कदम सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। यस सर। मुझे लगता है ब्रॉडली अगर डायरेक्ट सेलिंग का हम देखें, इसमें दो तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट के प्रोमोटर्स हो गए, और एक कंज्यूमर हो गया। ये तीनों में बैलेंस होना जरूरी है। राइट प्रोडक्ट, एनफ प्रोडक्ट फॉर द राइट पीपल थ्रू द राइट प्रोमोटर्स टू द राइट कंज्यूमर्स। मुझे लगता है कि और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें स्पेशली, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, सबकी अलग नीड है, लेकिन हम कुछ और ही प्रमोट करें, मुझे लगता है। तो ये जो बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, समथिंग इज मिसिंग। इसमें आपका इंसाइट क्या है? यस सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का यही एक क्वेश्चन रहेगा
कि बहुत सारे सर आपने देखा होगा कि आज तक बहुत सारी कंपनी आई और कोई कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे भी नहीं थे, फिर भी प्रमोटर अच्छे होने के नाते उन्होंने बेचा भी अच्छा। बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन प्रमोटर अच्छे नहीं है, इसलिए वो बेच नहीं सके। ट्रू। तो ये अनबैलेंसिंग तो है, लेकिन हर बार मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि प्रोडक्ट ही एक आत्मा है डायरेक्ट सेलिंग का। जो प्रोडक्ट आपको दो तरह के टाइप इनकम दे सकती है, तो आप बेच सकते हो रिटेल इनकम, या तो आप उसका बिजनेस करके उसका बीवी का जो भी है उसका जो पॉइंट मिलता है उसके ऊपर आप इनकम ले सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि प्रॉब्लम जिसके पास अच्छा प्रोडक्ट है उसका नॉलेज उसके पास नहीं है, नहीं होने के कारण वो अच्छा कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा है। ट्रू। कंज्यूमर अच्छा हो या बुरा हो, ये कब तय होगा? जब आपके पास नॉलेज अच्छा होगा। कंज्यूमर को चाहिए, बट आप किस तरह से आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपके पास कौन सा है ना। बहुत सारे कंपनी में सर मैंने देखा है, मैं 7-8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है कि अच्छे प्रोडक्ट होने के बाद भी वहां पे बिजनेस नहीं हो रहा है। उसका मतलब कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है, नॉलेज की वजह से वो प्रमोट नहीं करे आगे जाके अच्छे से। और कंज्यूमर ऐसा है कि कंज्यूमर जब तक, मतलब कंज्यूमर सर एक सब्जी लेने के लिए भी जाता है ना, तो उसको पूरा चेक करके लेता है सर। ट्रू। 10 रुपए का सब्जी लेने जाता है तो आपके पास से प्रोडक्ट लेने वाला है तो वो तो 100% सब कुछ वो सर्च करेगा। ट्रू। वो उसको ऐसी जानकारी चाहिए कि उसको वो मतलब खुद उसको समझ सके कि यस मैं ये ले सकता हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट लेना है मतलब आप बॉडी के अंदर लेने वाले हो, इंटेक करने वाले हो, तो उसको वो बिल्कुल पूरा सच्चाई जान के पूरा उसको रिसर्च करके ही खाएगा वो। बट यहाँ पे क्या है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है और उसको जानकारी अच्छी हो, अगर प्रमोटर के पास उसकी नॉलेज अच्छी हो, तो कोई भी कंज्यूमर सर आगे हो सकता है। उसको नॉलेज है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रमोटर अच्छा रहेगा तो उसको बेच सकता है, रिटेल कर सकता है। यही आज तक प्रॉब्लम हो रही है सर कि लैक ऑफ नॉलेज, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको प्रमोट अच्छे से नहीं करे, इसके इसलिए उनका रिटेल नहीं हो रहा है या उनका बिजनेस नहीं हो रहा है सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तीनों को बैलेंस होना जरूरी है। तो इसमें पहला एक होता है तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 हजार रुपए की इनकम लेते हैं महीने की। तो उनको अफोर्डेबल भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास यूएसएफडी है तो आप 10 का प्रोडक्ट 40 में या 50 में बेचोगे, नहीं। क्योंकि इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं कि उनको सस्ता भी चाहिए और अच्छे भी चाहिए। तो इसके लिए प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट में अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो उसके साथ साथ प्रमोटर भी अच्छा होना चाहिए। प्रमोटर को सब पता चाहिए कि उस प्रोडक्ट में क्या है, इसका मतलब इसका यूएसपी क्या है, कि हमें ये क्यों, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है लेकिन यही प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। तो ये अगर वो सीखता है, अच्छा नॉलेज लेता है, तो मुझे लगता है सर कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, उसको जैसे आप सिखाओगे, जैसे आप उसको आप प्रेजेंट करोगे ना, वैसे वो लेगा, उसको अच्छा लगेगा तो 100% वो प्रोडक्ट लेगा सर। करेक्ट। तो अनबैलेंस का यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग नॉलेज नहीं ले रहे सर, प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी रिटेल नहीं कर रहे, या मार्केट में जाके उसका अच्छे से प्रमोट न करने से कारण उनका बिजनेस नहीं हो रहा है सर, ग्रो नहीं हो रहा है। तो यही है। तो इन बैलेंस करने के लिए पहले तो आपको नॉलेज लेना होगा सर, उसके बाद आपको पूरा नॉलेज लेके फिर एक कंज्यूमर के पास जाके उस कंज्यूमर को समझाना है कि ये प्रोडक्ट क्यों बेहतर है अदर्स प्रोडक्ट के साथ। उसमें हम अगर अच्छे से प्रमोट करते हैं तो सर मुझे लगता है 100% यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हो जाएगा या रिटेल हो जाएगा, जो भी है तो वहाँ पे अच्छा हम कर सकते हैं। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है सर। जी राइट। सर। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बात आपने बोला, और आप सब भी मेरे साथ एग्री करेंगे शायद। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, हम हमसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोगों के पास शायद नहीं जाते। आई थिंक आप तीनों लोग भी मानेंगे मेरे से, क्योंकि कहीं ना कहीं यस हम यस। डरते हैं कि हम बता नहीं पाएंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो वो एक वैक्यूम शायद अभी भी मार्केट में, एक्सेप्ट फ्यू, मेरे ख्याल से जिनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो लेट्स मूव ऑन। रावत साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। 1 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, और मेरे ख्याल से चेंजेस, थोड़ा सा मामूली सा चेंजेस शायद मार्केट में हैं। एज ए पायोनियर ऑफ द इंडस्ट्री इंडिया में, आप 5 साल में किस तरह का चेंजेस आपके हिसाब से हो सकता है विद द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेस फॉर डायरेक्ट सेलिंग? रूल्स एंड रेगुलेशन की जहां तक बात होती है, इंडिया में आप देखो, स्कूटर कब आना शुरू हुआ? और कायदे से तो जब स्कूटर आना शुरू किया तब इसे हेलमेट पहनना चाहिए। ट्रू। क्लियर?
एक होता है सिविक सेंस। हम्म। इसलिए ये कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है, बिल्कुल। फैमिली से शुरू होता है। इसके लिए किसी नियम कानून की जरूरत तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 30 40 50 साल से स्कूटर बन रहे हैं, तो सड़क में चलेगा तो हेलमेट होना चाहिए। तो ठीक, ये तो सिविक सेंस है। अब हम हर चीज ये सोचें कि सरकार ही तय करेगी, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि स्कूटर ज्यादा बनने लग गए। और जब ज्यादा स्कूटर बनने लग गए तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट भी हुए। तो गवर्नमेंट्स को ये लेना पड़ा कि अभी भी पूरे इंडिया में नहीं है, मैं कई जगह जाता हूँ, कुछ सिटीज में है कि हेलमेट होना चाहिए। अब हेलमेट होना चाहिए तो स्कूटर में दो लोग ट्रेवल करते हैं। तो बहुत लंबा समय लगा कि भाई ड्राइवर को, जो स्कूटर चला रहा है, उसका हेलमेट होना चाहिए, पैसेंजर का नहीं है। तो बाद में पता चला कि भाई नहीं, दिस तो पैसेंजर का भी है, तो दो हेलमेट भी हो गया। अब मेरे को ये बताओ इस्पाकुर जी, इसमें देश का कानून का प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये तो ह्यूमन, हर एक इंसान का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में मेरा मानना ये है कि हर एक व्यक्ति को एक डेफिनेशन माननी पड़ेगी तो कि डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली एक सिंपल सा फॉर्मूला था। एक कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरर होगी, उसका वो प्रोडक्ट बनाएगी, उसका प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड होगा। दिस इज व्हाट वी नो, हम्म। जो पास में हुआ है, जो अच्छी कंपनीज में किया है। अब सवाल उठता है कि इंडिया में तो लीवर ने किया नहीं, हम्म। तो स्कूटर बनने ज्यादा शुरू हो गए। तो हेलमेट तो चाहिए था, तो कुछ कंपनी ने सोचा भी क्या हेलमेट बनाना है, क्या करना, तो चल रहा था। तो फाइनली लॉज बने, जैसे मैंने बताया ना, एक ड्राइवर के लिए हेलमेट चाहिए, फिर अब जो पीछे बैठ रहा है उसके लिए भी हेलमेट चाहिए। तो हमेशा हमारे देश में, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, कि जो लॉ फ्रेम्स होते हैं वो काफी बाद में होते ट्रू। हैं। मैं कुछ देशों को अप्रिशिएट करता हूँ कि वहां पे लॉ एडवांस में फ्रेम होते हैं। आई डोंट नो उसका रीजन एक्चुअली क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सड़कें भी बनती हैं, तो जब लगता है कि भाई इस रोड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, तो सड़क को चौड़ी करते हैं। ऐसा कुछ चलता है, तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का एक ऐसा, क्योंकि एक हर इंसान से इसका नाता है, तो क्या कॉमन डेफिनेशन डायरेक्ट सेलिंग की हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल पर्पज ये था कि डायरेक्ट सेलिंग एक एडिशनल चैनल है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का। ये चैनल, जो अवेलेबल चैनल्स हैं उनसे बेहतर एम्प्लॉयमेंट देता है। बेहतर, अगर आप ट्रेडिशनल चैनल में देखो, तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट बेचने के लिए जितने चैनल्स अवेलेबल हैं, चाहे ऑनलाइन हैं, चाहे ट्रेडिशनल चैनल हैं, जो हमारे देश में जितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मे बी 100 टाइम्स मोर डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है। सवाल उठता है कि भाई अगर दे सकती है, तो ट्रेडिशनल में, ऑनलाइन में कुछ नियम कानून हैं बने हुए, क्योंकि जैसे आम जनता जानती है कि वो स्टेब्लिश चैनल है, तो आम जनता, ये गवर्नमेंट भी जानती है। तो मोरलेस जो लॉज बने हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह बन रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, बट इट्स ऑलरेडी टू लेट। हो सकता है भविष्य में ये बने। तो लेकिन अगले 5 साल में मेरा मानना ये है, दो चीजें होती हैं। या तो आप ये समझ के कि स्कूटर चला रहे हो, कुछ गड़बड़ हो सकती है, हेलमेट होना चाहिए, ये आपका सिविक सेंस है। या आप गवर्नमेंट के हिसाब से चलो कि भाई स्कूटर ले लिया तो फाइन लगेगा, इसलिए उन दोनों में बड़ा फर्क है। तो 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग मेरा मानना है इस फॉर्म में आ जाने वाली है इंडिया के अंदर, जहां पे आम कंज्यूमर ये पूछेगा, भाई साहब ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बढ़िया है, बढ़िया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट दे सकती है इंडिया की ग्रोथ में, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ग्लोबल भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमी के अंदर। बट सवाल ये उठता है
कि सरकार के नियम कानून की जरूरत नहीं है, अगर घर से बाहर निकल रहे तो हेलमेट होना चाहिए, ट्रू। कॉमन सा सिविक सेंस है। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलर अगले कुछ समय में आम जनता जान जाएगी कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली क्या है, कि जो कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उसके अपने यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और जब ये समझ जाएगी तो फिर नियम कानून की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि इंडिया में दो तरह का है, अब जैसे विवेक जी ने भी बोला, कदम जी ने भी बोला, कि हमारे देश में 80% आज की डेट में भी ऐसे लोग हैं जो 25, 30, 40, 50 हजार के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनका सोल्यूशन भी यहाँ पे है। मतलब कोई एक इंडस्ट्री बताओ जिसका जिसका हर बंदे के लिए सोल्यूशन है। अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे को 1, 2, 5 लाख रुपए कमाना है, उसके लिए भी सोल्यूशन है। ट्रू। अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे को 1, 1.5 करोड़ कमाना है, उसके लिए भी सोल्यूशन है। अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे को बैलेंस लाइफ जीनी है, उसका भी सोल्यूशन है। मेरा मानना है एक ही इंडस्ट्री है जिसके लिए सबके पास सोल्यूशन है। तो सवाल ये है कि वो कहानी हेलमेट वाली है। ट्रू। ओवर टू ठाकुर जी। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हम सभी लोगों को यही कन्वे करना चाहते हैं, रूल्स रेगुलेशन हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें फॉलो करना होता है। बिफोर सरकार कुछ फाइन लगाए, हमें एडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अगला सवाल विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमने बहुत सारे ऐसे बातें की जो पिछले 25 साल में हमने देखा है। अभी इस पॉइंट पे एस्ट्रोने वन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का आना, जिसके पास एडवांस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे मैं बोलता हूँ, फ्यूचर प्रोडक्ट है, और एजुकेशन सिस्टम, आई एम श्योर वी आर ट्राइंग टू गेट इट डन वन ऑफ द बेस्ट वे। और जो हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारी प्रिंसिपल है, उसको आज के सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं इन द कमिंग ईयर्स? अ, मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ, एक्चुअली उसमें से मैंने पब्लिकली अभी तक नहीं बोली थी, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा। इस इस ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले मैंने यूएसए बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। और करने के पीछे का रीजन वही था जो अभी इंद्रजीत जी की और सर की बातें से पहले, यानी कि मैंने जो अपनी बातें करी, यही था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में तो ऐसे ही चलने वाला है। और वो सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट होके ही मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा जो वेल स्टैब्लिश और प्रूवन सारी चीजें हैं उसकी राह पकड़ लो। ये बार बार प्लेटफॉर्म पे आना और प्रूव करना, ये कब तक चलता रहेगा, राइट? लेकिन जब 14 या 13 सितंबर को जब अखिलेश सर के साथ में हमारी मीटिंग हुई, और जब मैंने हमारा जो कैटलॉग देखा, और लिटरली पहले तो जब देखा तो फिर एक एक जब पेज को पलटना शुरू किया, तो फिर सोचने लगा कि ये 7 से 8 महीने में ये मैं बोल सकता हूँ कि इतना बड़ा चेंज, 360 डिग्री चेंज मैं बोल सकता हूँ उसको, राइट? साथ ही साथ जो प्रोडक्ट थे और प्रोडक्ट के जो फॉर्मुलेशन, जो इंग्रेडिएंट की बात की गई थी, राइट, और उससे भी ज्यादा कि जो अभी पिछले बातों में मैंने बताया कि ये जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो लोगों की होती है, बड़े नाम वालों की होती है, तो उस तरह की कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ लोगों ने ट्राई किया था। अखिलेश सर ने एग्जाम्पल भी बताया, बट लगा था कि बस मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने टाइम लिया, अच्छा खासा टाइम लिया, हफ्ते भर तक का टाइम लिया, सारी चीजों को अपने लेवल पे मॉनिटर किया। और अंदर से स्ट्रांगली जो एक फीलिंग आती है कि यस, जो पैरामीटर एक मल्टीनेशनल कंपनी पे हम देख रहे थे, जो एक हमारा कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो रहा था कि यस, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो डेफिनेटली इनकम हमको वही मिलेगी जो सेल हमारा जाएगा प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन बाकी सारी जो चीजें हैं, अनफेयर प्रैक्टिस, अनएथिकल की जो बातें करते हैं, है ना, वो एटलीस्ट वहां पे नहीं है। और वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो अगर 7 से हमारा जो पैरामीटर था देखने का, वो यही था कि हमने जनवरी में देखा था, फाउंडेशन डे में देखा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक विजन के अलावा और कुछ नहीं था, राइट? रजिस्ट्रेशन भी शायद 24 को हुआ था, या 22 को ही शायद रजिस्ट्रेशन आया था कंपनी का, राइट? तो जीरो कंपनी थी, और 7 से 8 महीने में यहां तक अगर आ गई है, तो फिर मैं देख रहा था कि अगले, जैसे कि अभी राउत सर ने 5 साल के, आपने और राउत सर ने 5 साल के बारे में बात की, मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से हम अब इसको देख रहे हैं, और जो एजुकेशन सिस्टम कंपनी का है, जिस तरीके से कंपनी सर्विस को, जिस तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी को, रेट को, पैकिंग को, इतनी सारी चीजों के ऊपर कंपनी ने जो इतना इफेक्टिव जो काम किया है 5 साल में,
शायद हम प्राउडली बोल सकते हैं, और मैंने तो बोलना भी शुरू कर दिया है कि ये कंपनी जिस तरीके से हमारे कॉरपोरेट में यानी इंडस्ट्री की बात करें तो नो डाउट सेल्स के बारे में, नेटवर्थ और एसेट के बारे में मैं बोल सकता हूँ रिलायंस या अडानी या महिंद्रा हो सकते हैं, लेकिन अगर प्राउड किसी कंपनी का नाम लेके हम फील करते हैं, अगर हमको प्राउड होता है और एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम लेने से वो करप्शन, वो सेटिंग और बाकी सारी चीजें हमारे जहन में दूर दूर तक नहीं आती, उस कंपनी का नाम है टाटा। राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी है और फेथ भी अब आ रहा है कि अगले 4 से 5 साल जाते जाते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी है उन कंपनी की स्टोनिया वन टाटा बनने जा रही है। इतना मैं पूरा बहुत स्ट्रांगली मुझे यकीन है इस बात पे। यस सर। और इसीलिए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, हमने बहुत कुछ स्ट्रगल भी किया है, अचीवमेंट भी किया है, तभी जाके इस पैनल पे हमको इनवाइट किया गया है। कई सारे लोगों को ये भी एक तकलीफ होती है कि ये मेरे से बाद का आया हुआ इंसान कैसे जाता है उसमें, यानी कि हेल्दी कंपटीशन को ना देख के वो नेगेटिव चीजों में जाते हैं। राइट। अभी हम पीनट भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, मार्केट जितना बड़ा है इंडिया का, उसमें अभी हम पीनट भी नहीं है। हमारे आप जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जरूरत है, तब जाके एक्चुअल में इंडस्ट्री की जो पोजीशन होनी चाहिए वो पोजीशन बनेगी हमारे हिंदुस्तान में। और ये बनने में टाइम लगने वाला है। और आप ये देखो कि हर साल हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। राइट। अभी जो लड़के या जो भी हमारे अभी एडल्ट जो नहीं हुए हैं, अगले 3 साल में जो आज 15 साल का होगा, अगले वो 3 साल के बाद वो भी एक बिजनेसमैन बन सकता है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जैसे कि अभी रावत सर ने बोला कि स्कूटर तो 50 साल पहले आ गया था और गाइडलाइन भी 50 साल पहले थी कि बाहर निकलना है तो हेलमेट लगा के निकलना है, तो हम हर चीज पे वो कानून या जो गवर्नमेंट का हंटर है उसका इंतजार ना करें। सही क्या है ये हम हर किसी को पता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरा कुछ फायदा हो रहा है, भले वो गलत तरीके से है, तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो यार फायदा एक बार होने दो बाद में देखेंगे। लेकिन वही अगर हमारा नुकसान हो गया सही तरीके से, फिर हम उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं, नहीं ये तो सही था, ये गलत नहीं था। राइट। तो हमारे बारे में या किसी के भी बारे में हमसे सही क्या है और गलत क्या है, हम में से ये हर किसी को पता है। बस फायदे और नुकसान की सारी कहानी है, जहां पे फायदा है वहां पे गलत भी चलता है, और जहां पे नुकसान हो रहा है वहां पे सही से भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो एस्टोनिया वन की बात करें, सैल्यूट है पूरे मैनेजमेंट को, जिस तरीके से जितना स्मूथ मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर हम 8 साल 9 सारी 8 या 9 महीने पीछे हम जाएं तो इतना मतलब हर दिन फोन ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी में डिस्टर्ब रहते थे कि अब कैसे इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करें। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजों की मतलब भूल ही चुके हम लोग कि ऐसा भी कुछ होता था क्या। राइट। तो सचमुच में थैंक्स टू स्टोनिया वन मैनेजमेंट। और जितने भी हमारे व्यूअर हैं आज के डेट में, जरूर आप जिसके भी साथ अगर आपकी टीम इस मीटिंग में नहीं है, हम उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको चीजों को हम बताएं, विजन को क्लियर करें और खुद हम एक्शन प्लान में उतर जाएं। बहुत बड़ी सक्सेस हम सभी का इंतजार कर रही है। यस सर, ओवर टू यू। ग्रेट। थैंक यू सो मच। कदम सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इंडिया जी। एक ऐसा मार्केट है इंद्रजीत जी, जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ भी बेचा जा सकता है, चाहे कोई भी मार्केट हो, और हर कोई अपने प्रोडक्ट का जस्टिफिकेशन भी दे सकता है। अगर हम ईमानदारी से सोचें तो डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली में किस तरह का प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली जजमेंटल, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, नो साइंटिफिक, मतलब आपकी पर्सनल ओपिनियन। यस सर। जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन 7-8 साल में इतना कुछ देखा है, क्योंकि हर बार फील्ड पे रहने के मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन बहुत कुछ अभी भी उनको पता नहीं है। लेकिन मैंने इस 7-8 साल का जो जर्नी है ना, 100% फील्ड पे किया है, इसलिए मुझे पता है कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, उनको कैसे बेचा जा सकता है। लेकिन आपने जो बोला था कि प्रोडक्ट अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो मिट्टी भी बेच सकता है। वो कोई मायने नहीं रखता कि वो मिट्टी है या कुछ प्रोडक्ट है या सोना है या कुछ भी हीरा है। मायने रखता है जो बेच रहा है वो कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मार्केट में सर बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं कि वो, हम बोलते हैं ना कि कुछ भी मतलब जैसे अखिलेश सर हमेशा बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किसी
में या किसी खोपचे में नहीं बनाए। बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ से थे उसको भी मतलब लोगों को तो पता ही नहीं है, उनके मालिक को भी पता नहीं कि प्रोडक्ट आता कहाँ से है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक मतलब लॉबी है जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे कि जो ना रिजल्ट में अच्छे हैं ना उसकी पैकेजिंग आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन लोग उसको बेच रहे हैं और उसके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको दूसरा एक इसका बाजू दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी कंपनियां हैं कि उनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी आ चुके हैं लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में अभी बहुत सारा मिक्सर आ रहा है। मतलब हर एक कंपनी बोलती है कि मेरे पास भी अ, मतलब ऐसे प्रोडक्ट है जो हर एक किसी के पास है। कोई बोलता है कि वो अरे आपके पास वो है क्या, मेरे पास ये है, उससे ज्यादा 200 ml है और 200 रुपये कम भी है। प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन वहां पे खींचाखाची हो रही है कि अरे सेम प्रोडक्ट मेरे पास है लेकिन वो 200 रुपये से कम है और 200 ml ज्यादा है। लेकिन वो प्रोडक्ट बनता कहाँ पे है वो किसी को पता नहीं है सर। किस एरिया में बन रहा है वो, उसका क्या लॉजिक है, उस कैसा उसको फॉर्मुलेशन क्या है, किसी को पता नहीं है। बस इसके ऊपर ही सब चल रहा है कि अरे वो मेरे पास भी है, मेरे पास 200 ml ज्यादा है आपसे, 200 रुपये कम भी है ना। लेकिन पता नहीं है लोगों को कि उसका फॉर्मुलेशन क्या है, वो कैसे बनना है, कैसे बना है, वो किससे, कौन सा साइंटिस्ट है उसको बना रहा है, उसके ऊपर R&D हुआ है क्या, वो कुछ रिसर्च वाला प्रोडक्ट है क्या, उसका कुछ उसमें जो मॉलिक्यूल, उसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आए हैं, कुछ भी पता नहीं है सर। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियां मतलब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं कि जिसका कोई साइंटिफिक कोई एविडेंस है या कुछ भी नहीं, बस बेचा बेचा जा रहा है सर। लेकिन मैं बहुत ही गॉड ब्लेस हूँ, जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि अस्टोनिया वन के बारे में, मैं भी कुछ एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि पहले दिन से आज तक हर एक प्रोडक्ट के पीछे R&D है ना। हर एक प्रोडक्ट के पीछे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों को हफ्ते 8 10 12 दिन में उनको रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरा साइंटिफिक से बना हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे लोगों का साइंटिस्ट लोगों का बहुत सारे लोगों को दिमाग लगा है उसके ऊपर, है ना। वो सब रिसर्च और डेवलप होके आगे आया है प्रोडक्ट। तो मार्केट में मुझे लगता है कि लोगों को सच में देखना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं और लोगों को अच्छे से हम रिकवर कर सकते हैं, लोगों को हम हौसला दे सकते हैं कि यस ये डायरेक्ट सेलिंग का जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आप ले सकते हो और अच्छे से आपको रिजल्ट भी पा सकते हो आप। तो यही है सर। तो मार्केट में बहुत सारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो पता नहीं उनको कहाँ पे बन रहे हो। लेकिन मैं जेन्युइनली सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या फॉर्मुलेशन है, वो देखना बहुत जरूरी है। सो यही एक फॉर्मुलेशन, यही एक अगर रहेगा तो रिजल्ट भी आएगा और प्रोडक्ट भी अच्छा आप रिटेल कर पाओगे और रीपर्चेस हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मैं जानता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग का मेन हम बोल सकते हैं कि रीपर्चेज जहाँ पे हो वहां पे आपको सिक्योरिटी है, वहां पे आपको आपका जो इनकम है वो बैलेंस हो सकता है, इनकम आपका ग्रोथ हो सकता है। लेकिन जहाँ पे रिटेल, जहाँ पे रिपर्चेस नहीं हो रहा है वहां पे सर मुझे नहीं लग रहा है कि वो वहां पे आपके जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि रिटेल जहां पे होता है वहां पे रिपर्चेस होना जरूरी है। रिपर्चेस कब होगा? जब अफोर्डेबल प्रोडक्ट का प्राइस है, पैकेजिंग अच्छा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, तभी रिपर्चेस होगा। रिपर्चेस होगा तभी डायरेक्ट सेलर सपना देख सकता है, उसको पूरा भी कर सकता है सर। ऐसा मेरा कहना है सर। सो थैंक यू सर। ग्रेट। रावत साहब, एक सवाल जो आज के टाइम में भी बहुत रिलेवेंट है। हमने इतने टाइम बिताया डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में, आज भी एज ए कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, एज ए इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और एज ए इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग को लोग रिजेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं, इस टाइम में भी करते हैं और शायद किसी और नज़र से देखते हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या हो सकता है और लोग इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सागर जी, मैं कुछ डेटा आपके साथ रख रहा हूँ। मैं हमेशा डेटा के ऊपर भी बात करता हूँ, जी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी चैनल अगेन इज ए डिफरेंट चैनल जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। राइट। तो मैं इंडिया के अंदर एक डेटा आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपका जो सवाल है, जो कि आज के डेट में वाकई बर्निंग सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया के अंदर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, नॉट ओनली दी फुल पिनारमा, जो टर्नओवर है, एक डेटा बताता है 60,000 करोड़।
बट यू विल बी रियली सरप्राइज्ड, जो उसका वर्क फोर्स है, सेल्स वर्क फोर्स, इट्स अराउंड 15,000। कंपनी टर्नओवर कर रही है 60,000 करोड़, सेल्स फोर्स है 15,000। तो परसेप्शन जो आपको बता रहे हो कि रिजेक्शन बात के बारे में, पहली बात, लोगों में परसेप्शन क्या गया है। हम्म। अब मैं दोनों का बता रहा हूँ। जो 15,000 लोग एम्प्लॉय हैं, जो सेल्स फोर्स इन दैट कंपनी पर्टिकुलरली जो मैंने नाम लिया है, उनके घर को पता है कि भाई साहब ये जाता है, काम करता है, तनख्वाह आती है। तो 15,000 लोगों, परिवारों को पॉजिटिव कितना आता है इस हार्डली मैटर। हम्म। पर उस कंपनी का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं ग्राहक, उनको पता है ठीक है भाई, आज के हिसाब से ठीक है। हम्म। अब मैं दोनों पहलू पे बात करना चाह रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं, जब चैलेंज होता है, जब तो अपॉर्चुनिटी भी होती है। एंड दिस इज व्हाट आई कैन सी, जो अपॉर्चुनिटी वो एस्टोनिया वन के पास है। मैं दोनों एंगल में बता रहा हूँ। पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल, वो 15,000 लोग हैं। सेल 60,000 करोड़ की हो रही है। 60,000 करोड़ की सेल कितनी हो रही है? वो जो बंदे हैं हमारे देश में, आबादी बहुत बड़ी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट 25 years, लास्ट 28 years, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में जो मैसेजिंग है, जो परसेप्शन है, मेरे हिसाब से दैट वेंट रॉन्ग। ट्रू। पहली बात भाई, ये 15,000 सेल्स फोर्स क्या करेगी जब प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी? अब जब ये मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो 15,000 जो सेल्स फोर्स है कंपनी की, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो दूसरे रखने पड़ेंगे, फिर तीसरे रखने पड़ेंगे। तो इंडिया में मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सवाल उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट था लास्ट 28 years, मैं क्यों बोल रहा हूँ एस्टोनिया वन के पास अपॉर्चुनिटी है। जो कंज्यूमर का जो थॉट प्रोसेस है, जो उसकी बाइंग साइकोसिस है, उसके हिसाब से था ही नहीं। या तो अगर क्वालिटी अच्छी थी तो प्राइस बहुत ज्यादा था, या प्राइस कम था तो क्वालिटी खराब थी। इन दोनों केसेस को कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करता। करेक्ट। एस्टोनिया वन इज द ओनली वन कंपनी जो प्रोडक्ट को बना रही है जिसमें जो कंज्यूमर साइकोसिस है, कंज्यूमर चाहता है कि मैं जो पैसे दूं, क्वालिटी मेरे को बढ़िया मिले, जिसको आप अफोर्डेबिलिटी बोलते हो। और उसके हिसाब से अब बात करते हैं, जो 15,000 कंपनी का वर्क फोर्स है, वो एक सिस्टम के अंदर ट्रेंड हम्म। है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। ये डायरेक्ट सेलिंग में अनफॉर्चुनेट है। ट्रू। तो मेरा मानना है कि अगले 1 साल में अगर 50,000 ट्रेन, बेसिकली वी आर सेल्स पर्सन। ट्रू। डायरेक्ट सेलर मीन्स उसकी डेफिनेशन ही है वी आर इनटू सेल्स। करेक्ट। इफ यू आर ट्रेन्ड इन अ सेट पैटर्न, तो 60,000 लोग मिल करके जो ट्रेन फोर्स होगी एस्टोनिया वन में। और यहाँ पे एडवांटेज ये है कि भाई हम नेटवर्क भी बना सकते हैं, दैट इज अ बिग एडवांटेज। तो हम बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। दिस आई कैन सी फ्यूचर ऑफ एस्टोनिया वन। अब सवाल उठता है कि वहां पे तो पक्का है कि भाई जो बंदा एक बार उसको हायर कर लिया कंपनी ने, तो उसने 9 बजे आना है, 6 बजे, वो कहते हैं आने का टाइम भी पता नहीं, जाने का टाइम भी पता नहीं। तो ये थोड़ा हमारे सिस्टम के अंदर रिजिडिटी लानी पड़ेगी हमारे को, सो दैट भाई अब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो पोटेंशियली ह्यूज परसेप्शन जो आपने बोला नेगेटिव इसलिए किया। आप बताओ ना, इंडिया में इस समय 50 लाख की सेल्स फोर्स है डायरेक्ट सेलिंग पे, जिनको जिनको आप मानता हूँ कि बहुत मेहनती है। हम्म। उनकी वजह से टर्नओवर हो रही है 20-22 हजार करोड़। ट्रू। डेटा देख लो आप। बिल्कुल। इसका मतलब ना सेल्स फोर्स प्रॉफिटेबल है, ना कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। पॉइंट। आई ऑलवेज टॉक वेरी एनालिटिक, क्योंकि मैं सेल्स का बंदा कभी रहा नहीं। ठीक है, 25 साल पहले इस इंडस्ट्री में आ गया,
तब भी हम डेटा के ऊपर बात करते थे, आज भी डेटा के ऊपर बात करते हैं। बट व्हाट वी हैव इन एस्टोनिया, क्योंकि हमारे पास A1 एकेडमी है, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। बट इसके अलावा मोरलेस, चाहे हेल्थ में हो चाहे स्किन केयर में, जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर की जो साइकोसिस है, जो फिलॉसफी है ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से वो बार बार प्रोडक्ट खरीदता है, उसको सूट करती है। तो कंपनी ने, एस्टोनिया वन एज ए कंपनी, उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर तो काम कर लिया, जो डायरेक्ट सेलिंग में आई होप अभी तक काम नहीं किया। बट रेस्ट जो काम करना बाकी है, कि क्या हम अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाए। और अगर ऐसा हुआ, मे बी इन नेक्स्ट 2 या 3 years परसेप्शन बदला जा सकता है। ग्रेट। ओवर टू स्पाकुल। बहुत अच्छा एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन था, जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके किया। हमारे पास एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तादाद बहुत बड़ी है, बट सेटिस्फेक्शन रिजल्ट बहुत कम है। ग्रेट। विवेक सर, आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है हम सबको ये ध्यान से सुनना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर, हम उसको एसोसिएट कहें, डिस्ट्रीब्यूटर कहें, एक बिजनेस पार्टनर कहें, वो किस तरह से अपने इंट्रोडक्शन समाज में लोगों को, कस्टमर को दे, ताकि वो वेल एक्सेप्टेड हो। और थोड़ा सा इसका भी रेफरेंस देना कि जनरली लोग कैसे करते हैं। मैं इस सवाल का जवाब मैं रावत सर से कनेक्ट करके दूंगा। अभी सर ने एक बहुत फेयर एक डेटा के बारे में बात करी। 60,000 करोड़ की सेल, 15,000 वर्क फोर्स, यानी कि जो मैन फोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी होगा, सेल्स में भी होगा। हम जितने भी लोग हैं, मैं बहुत सीरियस नोट पे मैं बोलूंगा, इसको आप समझना। अब हिंदुस्तान लीवर का किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप जाके मार्केट में मिलो और एक बार उसकी पर्सनालिटी को एक बार चेक करो कि वो किस तरीके से मार्केट में जाता है। वो सिर्फ नौकरी कर रहा है, ये ध्यान देना हमको। वो नौकरी कर रहा है, बट उसकी प्रेजेंस कैसी है मार्केट में, राइट। हम यहाँ पे A1 एकेडमी की बात करें तो मैं अगेन मैं सैल्यूट करूंगा मैनेजमेंट को, जिन्होंने जो रैंक को बनाते टाइम जो नाम जो उन्होंने सेलेक्ट किया है। मेरे टारगेट में सीनियर मैनेजर मेरे लिए एक तरीके से हॉट एक सब्जेक्ट बना हुआ है कि एटलीस्ट टीम में से मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट इस रैंक पे लेके आना है। अब इसी चीज को हमको थोड़ा सा दूसरे वे में देखें कि जो कोई भी किसी भी कंपनी का मैनेजर या सीनियर मैनेजर है, वो उस कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में। पॉइंट। यहाँ पे अच्छा, सीनियर मैनेजर का भी हम बैंक से कंपेयर करके देखते हैं। एक बैंक का सीनियर मैनेजर, उसका पैकेज क्या होता होगा, मैं मंथली की बात कर रहा हूं, ऑलमोस्ट वही उसका पैकेज है जो हमारा पे आउट आ रहा है, राइट। लेकिन सेम टाइम पे आप थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करें, इवन जो लोग बैंकिंग सेक्टर से यहाँ पे बैठे होंगे, एक सीनियर मैनेजर के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ट्रू। पूरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम आप ऐसे, मैं बोल सकता हूं कि हंसी मजाक में हम लोग सीनियर मैनेजर बन रहे हैं। शायद टीम सपोर्ट, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, ताकत जो नेटवर्किंग का, उसी को हमने उसको कमजोरी मान लिया है कि चलो अपलाइन का सपोर्ट मिल गया, एक अच्छी टीम मिल गई, इस वजह से मैं सीनियर मैनेजर बन गया। बन तो गए आप, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो ताकत हमको बनाना चाहिए कि अगर हमारे पास नेटवर्क बिल्डिंग का इतना बेहतर यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम लोग कितना तेजी से मल्टीप्लाई करके इस इनकम को या इस नेटवर्क को और तेजी से हम बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं कि 50,000, 25,000, 20,000 रुपीज का भी अगर उनको पे आउट आ रहा है तो वो लोग कंफर्ट जोन में चले जा रहे हैं, राइट। तो यहां पे अब दूसरी चीज हम कैसे प्रेजेंट करें। मैं सच बता रहा हूं कि मैं उसको इसी तरह से देखता हूं, मार्केट में जाता हूं कि मैं एक ग्लोबल कंपनी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं कभी भी, या तो मैं प्लान दिखाऊंगा ही नहीं, या तो मैं फील्ड में जाऊंगा ही नहीं, घर पे सो जाऊंगा चलेगा। लेकिन जब मैं फील्ड में जाऊंगा, जब मैं काम करूंगा, उस समय मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर के ही हिसाब से मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, राइट। तो हम अगर अपनी वैल्यू अगर नहीं समझेंगे, तो मार्केट में वैसे भी लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्कर की धज्जी उड़ाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो हम अगर इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, फिर इसका जो हम सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, कैसे बढ़ेगी। यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। हमारी आपकी एक्टिविटी, हमारे आपके अचीवमेंट,
हमारे आपके वे ऑफ वर्किंग, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही लोग हमको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। और ये बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, जितने भी हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमने अगर इसको हल्के में मार्केट में, जैसे कि एक कई बार डायरेक्ट बहुत सारे ट्रेनर भी बोलते हैं कि आप 24 कैरेट गोल्ड को भी आप वो रेडी जो बोलते हैं वहां पे लगा के अगर आपने लगा दिया, तो कोई भी रहेगा उसको क्वेश्चन मार्क से ही देखेगा और हर कोई यही बोलेगा ये तो डुप्लीकेट है। लेकिन एक बार जैसे हम शोरूम की बात करें, वहां पे एक बार डुप्लीकेट भी हमने रख दिया, तो शायद एक बार कस्टमर लेके जाएगा, भले वो चेक करने के बाद आपको कंप्लेन करे। राइट। तो जितने भी लोग हैं, स्ट्रांगली मेरा रिकमेंडेशन होगा, प्लीज हम अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, अपनी वैल्यू को हम बढ़ाने के बारे में सोचें। मार्केट ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो आप मार्केट में जब भी जाएं, आप ये मान के चलिए कि आप ऐसी कंपनी के पार्ट हैं, जो कंपनी ऑलरेडी उसकी जो एक तरीके से मदर कंपनी है। मैं सोनिया लैब की बात करूं, जो 25+ कंट्री में जिसकी प्रेजेंस है। कितना बड़ा विजन होगा जो हम हमारा जो फर्स्ट कन्वर्सेशन हुआ उसमें जिस विजन की बात हम कर रहे थे, इतना स्ट्रांग हमारा बैकअप है, इतना बड़ा हमारा पोर्टफोलियो है, इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन उसको हम लोग जैसे मैंने सीनियर मैनेजर या हिंदुस्तान लीवर के किसी रिप्रेजेंटेटिव की बात करी, यहाँ पे लोग मैं देखता हूँ जींस में, टी शर्ट में, इवन एक पेपर ले लेंगे, पॉकेट में डाल लेंगे और कहीं पे भी शुरू हो जाएंगे प्लान दिखाना। अरे क्या कर रहे हैं हम? सामने वाले के नजर में हमने क्या अपनी इमेज रखी, और हमने अपनी तो छोड़ो, हमने स्टोनिया वन का भी एक लेबल वहां पे लगा दिया कि अच्छा इस कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो इस तरह के होते हैं क्या। तो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप फील्ड में मत जाइए, लेकिन जब आप जाओ तो सचमुच में आप इतनी बड़ी कंपनी समझ में आना चाहिए सामने वाले बंदे का। और आप अपना आई कार्ड भी, हालांकि जनवरी से कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है, आप सोचो जब आपके पास आई कार्ड होगा सीनियर मैनेजर का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर का, जिसके सामने आप बैठेंगे, वो फिर जरूर उस लेवल से आपको रिस्पेक्ट वो देना ही देना है। तो बस वैल्यू को हमको क्रिएट करना है। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन कदम सर, मैं आपसे पूछूंगा कि सर। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर जो प्रोस्पेक्ट भी होंगे, गेस्ट भी होंगे, या फिर जो हमारे समाज में लोग हैं, उन सबको आप एस्टोनिया एक एस्टोनिया वन के प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर होने के नाते लोगों को नैनीताल रोड बरेली में। क्या मैसेज देना चाहते हैं? यस सर, सवाल थोड़ा सा फिर से दीजिए क्योंकि बीच में आवाज आया था किसी का। करेक्ट। एस्टोनिया वन का एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल होने के नाते आप हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को, प्रोस्पेक्ट को, गेस्ट और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यस, थैंक यू सर। यस, जैसे मैंने अभी भी बोला था कि हम गॉड ब्लेस है कि हमारे हाथ में एक लगी हुई लॉटरी आई। मतलब एस्टोनिया के साथ काम करते, जो अभी मेरा एक्सपीरियंस है 7-8 महीने का। तो जैसे मैंने बोला था कि प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोडक्ट आत्मा है, किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्ट एक आत्मा है, मेन है। अगर प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर सकती हो, है ना। अगर प्रोडक्ट आपके पास रिजल्टेबल हो, अफोर्डेबल हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, है ना, और वो सबसे बढ़िया कि वो किसी भी मतलब 10,000 12,000 रुपए इनकम महीने का लेने वाला जो भी बंदा है या कोई भी है, उसको हम आगे बैठ के उसको हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। इतना अफोर्डेबल प्राइस में हमने प्रोडक्ट दिया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को अच्छा मिल रहा है और बहुत ही सही दाम पे मिल रहा है। मैं कम दाम पे नहीं बोलूंगा, एक्चुअली बिल्कुल। वेरी 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 वैल्यूएबल, यानी कि सही दाम पे मिल रहा है सर। करेक्ट। सस्ता नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे सही दाम है वो राइट। जो होना चाहिए। तो इसके वजह से सर हम इतनी ग्रो कर पा रहे हैं कि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं सामने हमारे, कि 8-10 दिन में, 15 दिन में 6-6 साल जो बीमार लोग हैं, जिनको पैरालिसिस है, वो 2-3 महीने में सर उठ के अभी चलने लगे हैं। इतने जबरदस्त रिजल्ट हमारे पास है सर। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसके पास जो, उसके पीछे जो साइंटिस्ट लोगों ने जो दिमाग लगाया है, हमारे ग्रेट मतलब साइंटिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर, उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए। उनका जो दिमाग लगा है वहां पे, मतलब वो 100 साइंटिस्ट लगा अगर बिठाएंगे तो भी नहीं लग सकता, इतना उनका तेज दिमाग चल रहा है सर प्रोडक्ट के ऊपर। और आने वाले समय में भी ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे सर, कि जहां पे आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
वो हाथों हाथ बेचने वाले हम। तो यही मुझे एक मैसेज देना है सबको कि एस्टोनिया में हम ज्वाइन है, अब काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बस उसका नॉलेज लीजिए। और हम किसी भी, जो भी पढ़ा लिखा बंदा हो उसको भी हम जाके प्लान दिखा सकते हैं प्रोडक्ट का, हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास है। बस एक ही है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है। और प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है, उसके में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसके थोड़ा नॉलेज लेंगे तो हम किसी भी साथ बैठ के हम बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं जाते थे यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लगी हुई लॉटरी है, बस उसका उपयोग कीजिए और मार्केट में जाइए, और जो भी है, जो आपको आपके अपलाइन या मैनेजमेंट सिखाती है, उसको आप नॉलेज लीजिए और आप मार्केट में जाके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप तीनों ने जो वैल्यूएबल इंसाइट इंफॉर्मेशन दिए हैं एंड सो मच ऑफ एनालिटिकल और बहुत ही जेन्युइन एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे सारे लोगों को बहुत अच्छा मदद मिलेगा, और दे विल सी द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन अ डिफरेंट वे, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद एस्टोनिया वन। हम सब लोग, मेरे ख्याल से ऊपर वाला का कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है कि राइट प्रोडक्ट्स, राइट प्लेटफॉर्म, राइट पीपल साथ में हैं। और हम सब ही बहुत होपफुल है कि इंडिया में एस्टोनिया वन विल राइज लाइक एनीथिंग, जिससे इंडस्ट्री में भी एक चेंज आएगा, जैसे हम सब कहते हैं रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग। तो थैंक यू ऑल द डेलीगेट्स, दीपक रावत साहब, विवेक सिंह जी एंड थैंक यू सर। इंद्रजीत कदम सर। और इसी तरह से हम थैंक यू आप सर। तक सारे डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट तक इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशंस हम लोग लेके आएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन ऑल द स्पीकर्स, रियली ग्लैड टू हैव यू हियर, और दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।